अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 हम कंटिन्यू की हुई थी और क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करना है, जो कि है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने इसको प्रूव करना है, जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हुए 3 बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, यानी जो भी हमने स्टेप करना है हमने उसे एक्सप्लेन भी करना है कि इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, उस स्टेप के अंदर हम किस तरह चल रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4 + 16x / 4 = 1 + 4x। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है 4 + 16x / 4। फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये जो बटे में 4 डिवाइड हो रहा है, लॉजिकली हम इसको अलहदा कर सकते हैं इस तरीके से। 16x कुछ ऐसे, यहाँ पे डॉट लिख लें या क्रॉस लिख लें, वो मल्टीप्लिकेशन ही है। और यहाँ पे हम जस्टिफाई भी करेंगे कि हमने इस स्टेप के अंदर क्या किया है। तो यहाँ पे एक रूल हमने यूज़ किया है, जो कि होता है कुछ इस तरह से, a ओवर b लिखा हुआ है तो हम इसको a ओवर b क्रॉस a इस तरह लिख सकते हैं। तो यही स्टेप हमने, यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। ये 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 ज़रब 1। और ये क्या होता है, ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपने इसके जो लाज हैं नंबर सिस्टम के उसमें पढ़ा होगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो फिर हमने कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव लॉ या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 4 में ही किसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4 ज़रब 4 16 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 4 कॉमन आ जाता है। तो मैं कुछ इस तरह इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे अब 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4x। तो ये वाली जो है, इसको 4 को जब हम अंदर ज़रब करके ऊपर ये वाला स्टेप बनाते हैं तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने स्टेप किया है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर अब ये जो 3 रकमें अब मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एक रकम ये है 1/4, एक 4 है और एक 1 + 4x है। तो मैं इस ब्रैकेट को इस तरह शिफ्ट कर सकता हूँ पहली 2 रकमों पे भी। और ये वाला जो ब्रैकेट शिफ्ट करना है, ये मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। यानी अगर इस तरह लिखा हो a ज़रब b ज़रब c, कुछ इस तरह ब्रैकेट हो 2 पे, तो ये ब्रैकेट जब हम शफल करते हैं तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट इन पहले 2 पे हमने लिख दी है। तो ये हम मेंशन कर सकते हैं कि फिर हमने ये कौन सा लॉ यूज़ किया है, ये लॉ बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, 1 + 4x है, तो ये ब्रैकेट पहले दोनों पे हमने लिख दिया। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर्स की। उसके बाद अब ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या बने हुए हैं, ज़रबी ज़ाती अंसर है, उर्दू में इसे कहते हैं। और ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब एक नंबर खुद से ही खुद के रेसिप्रोकल से डिवाइड हो, यानी ये 4 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/4। कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास 15 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/15। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जब एक नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो दोनों ये 4 ऊपर नीचे कट जाते हैं, नॉर्मली जो हम यूज़ करते होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचता है। ठीक है, तो ये इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये 4 1/4 दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे, और जब ये ज़रब होंगे तो 1 आंसर आएगा, और ये वाली चीज़ यहाँ पे इसी तरह बच गई है। फिर
अब दोबारा अगर आप देखें तो ये 1 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो 1 + 4x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जब दोनों आपस में ज़रब होंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। जैसे ये था 4 ज़रब 1 हमने बनाया था तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। यहाँ पे अभी ये ज़रब हो रहे, खैर ये यहीं पे ज़रब हो गए, अगले स्टेप में तो हो नहीं रहे, तो ये यहाँ पे मेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये बराबर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने जब काम किया है और हर स्टेप को साथ मेंशन भी किया है तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया ईच एंड एवरी स्टेप। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 6x² + 18x और बटे में है 3x² - 9 = 2x/x - 3। इसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप करना है और हर स्टेप को हमने जस्टिफाई भी करना है। तो अगेन हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है 6x² + 18x और बटे में है 3x² - 9। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, HCF लेंगे हम। HCF आप लोगों को पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें और इन दोनों में, ऊपर वाली दोनों रकमों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे 6 है और ये 18 भी 6 का मल्टीपल बन जाता है। 6 × 3 = 18। तो एक तो 6 कॉमन आ गया दोनों में से, फिर यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है तो x कॉमन आ गया। कॉमन लेने वाले सवाल शुरू में किए थे हमने। तो यहाँ 6x कॉमन आ गया, बाकी x बच गया, प्लस 18 में से 6 कॉमन आया तो 6 × 3 = 18 होता है, बाकी 3 बच गया और x भी कॉमन चला गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले हैं। ये 6x इन दोनों का फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये सवाल भी हमने LCM और HCF वाले किए हुए हैं। इसी तरह नीचे भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो ये 3 है तो ये 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, 3 कॉमन आ गया। x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस और 9, 3 कॉमन चला गया तो 3 × 3 = 9 होता है, 3 यहाँ पे बच गया। तो ये ऊपर और नीचे दोनों पे हमने क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मूला एक यूज़ होगा। फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं ये मैं अभी यूज़ करके फिर साइड पे मैं लिखूंगा कि मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल में वही मैंने टर्म गलत लिखी है, 3x² - 9। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर गलती है, यहाँ पे 27 आएगा, फिर यह सही होगा, अदरवाइज़ ये सही नहीं होगा। तो ये यहाँ पे 27 आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 9 की जगह आएगा 27, फिर ये सही होगा, अदरवाइज़ ये सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी 27 है। तो जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x² बचा माइनस और 27 3 का मल्टीपल है, 9 × 3 = 27, तो यहाँ पे 9 बचेगा। इस तरह बन गया। फिर मैं क्या करता हूँ, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाया, 9 को कंप्लीट स्क्वायर बनाया 3 का। यहाँ पे चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर कह लें आप, क्योंकि 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप साथ लिख लें परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो कि क्या है 3² = 9। तो 9 की जगह 3 का स्क्वायर हमने यूज़ किया। फिर यहाँ पे फार्मूला का यूज़ होगा। फार्मूला मैं पहले यूज़ करता हूँ, फिर मैं आगे मेंशन करूँगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ किया। 6x × x + 3 बटे में आ जाएगा 3 × x - 3 × x + 3। तो ये नीचे फार्मूला लग गया, a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। तो यहाँ पे मैं साथ में मेंशन भी करूँगा कि फार्मूला मैंने यूज़ किया a² - b² = a + b × a - b। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर उसके बाद चूँकि हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है तो फिर अब यहाँ पे 6 की भी हम कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन बना लेते हैं ताकि कटिंग हो सके मज़ीद। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2x और x + 3, फिर
बटे में है 3 इंटू एक्स माइनस 3 और साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये वाला जो एक बटे में अलहदा है x+3 उसको मैं अलहदा कर लेता हूँ। ये कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि हमने पिछले सवाल में भी किया था। अगर a ओवर b हमें दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं a.1/b इस तरह करके। तो ये रूल यहाँ पे यूज़ हो गया कि जो बटे में ये वाली रकम थी ये हमने इसको अलहदा से यहाँ पे लिख दिया। इस तरह ये बटे में जो 3 है वो भी हम अलहदा कर सकते हैं। 1/3 ज़रब 3, ठीक है। और बाकी ये जो बच गए इनको अलहदा लिख लो। 2x ओवर x माइनस 3 इंटू x+3 इंटू 1 ओवर x+3। तो अगेन यही रूल यहाँ पे यूज़ हुआ। क्या किया हमने, ये 3 था तो इसके बटे में भी 3 था तो ये बटे वाला 3 मैंने 1/3 लिख दिया और ये 3 इसके साथ आ गया। बाकी मेरे पास ये 2x बचता है जो मैंने ये लिख दिया और बटे में बचता है x-3 जो मैंने ये लिख दिया और ये दोनों अगेन इनको अलहदा कर लिया हमने, ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब ये वाली जो इतनी टर्म है ये क्या है, ये अगर नंबर है तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और जब नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो अमूमन तो हम ये 3 से काट देते हैं, लेकिन लॉजिक के मुताबिक जब एक नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो 1 बचता है इंटू 2x ओवर x माइनस 3। इसी तरह जब ये नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे रूल हमने कौन सा यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पे लिख लें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो 1 बचा। फिर अब आ गई मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो ये इससे ज़रब होगी और ये इससे ज़रब हो तो हमेशा यही बचेगा। यहाँ पे साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। स्टेप बाय स्टेप आपने स्टेप बस मेंशन कर देने हैं साथ, बाकी सिंपल वही काम है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमें तजज़ी करनी पड़ेगी। तो ये थर्ड पार्ट है 9th का, x² प्लस 7x प्लस 10 बटे में है x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू x+5 ओवर x माइनस 5। तो अब अगेन हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन होती हुई नज़र आ रही है तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। फिर लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली जो कि है x² प्लस 7x प्लस 10 और बटे में है x² माइनस 3x माइनस 9। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे कैसे, आखिर पे 10 पड़ा हुआ और हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जिनको ज़रब दें 10 आए और जमा या माइनस करें तो ये दरमियान वाली रकम यानी 7 बने। तो 5 ज़रब 2 10, तो मैं 7x की जगह लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10। ये भी हम करते आए हैं फैक्टराइजेशन में। देखिए 5 को 2 से ज़रब दी तो ये लास्ट वाला नंबर 10 बन गया, दोनों को जमा किया तो ये 7 बन गया। इसी तरह नीचे वाले नंबर के फैक्टर बनाएंगे। अब हमें 9 चाहिए, माइनस का 9। ऐसे दो नंबर जिनको ज़रब दें -9 आए, जमा या माइनस करें तो माइनस का 3 बने। तो क्या मेरे पास बड़े में -9 है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये भी मेरे ख्याल में गड़बड़ है, इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे करेक्शन है, बटे में -10 आएगा। तो यहाँ पे है -10, माइनस का -10, ठीक है। तो अगेन ऐसा मल्टीपल चाहिए जिनको ज़रब दें, ऐसा पेयर चाहिए जिनको ज़रब दें -10 है, जमा माइनस करें तो 3 आ जाए। तो कौन सा बनेगा, 5, अगेन वही 5 2 10। तो अब लेकिन 5 के साथ मैं माइनस लिखूँगा और 2 के साथ जमा, और यहाँ पे आ गया माइनस का 10। अब अगर गौर करें तो 5 को मैं 2 से ज़रब दूँ तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस जमा माइनस, 5 ज़रब 2 10। फिर दोनों को जमा माइनस करेंगे तो 5 माइनस वाली रकम बड़ी है, 2 छोटा है, 5 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फिर पहले 2
जो नंबर है इनमें से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा x प्लस 5। इसी तरह बटे में इन दोनों में से x कॉमन आया तो बाकी बचे x माइनस 5, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, ये गलती हो गई, 2 5 10, ठीक है, तो x माइनस 5 आ गया। फिर अब ये ब्रैकेट वाली रकमें कॉमन आ जाती हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 5। जब ब्रैकेट वाली रकम कॉमन लेंगे बाकी यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो x प्लस 2। ये जो सवाल हम पीछे भी करते आए हैं, उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया था, तो x प्लस 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने करना है कुछ इस तरह से, x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 है। ये ऊपर एक नंबर लिखा हुआ x प्लस 2, तो ये जो बटे में रकम है इसको मैं लहदा साथ लिख देता हूँ x प्लस 2 इस तरह। और रूल कौन सा ये यूज़ हुआ है, अगर a और b हमें दिया हो तो हम इसको लिखते हैं a डॉट 1 ओवर b या a क्रॉस 1 ओवर b। तो इसी तरह ये बटे में थे, बटे वाला लहदा हो गया क्रॉस बन के। फिर क्या होगा, अब ये दोनों क्या है, ये नंबर है और ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नंबर जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो बाकी आंसर बचता है 1। तो यहाँ पे मैं कौन सा रूल यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर ठीक है, फिर ये आइडेंटिटी आ गई 1, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ यही बचेगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमने फैक्टर बनाए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप मेंशन करना था ना, बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे फैक्टर बनाया हमने। फैक्टर बनाने के बाद मुश्तरक लिया, कॉमन ले लिया, यानी मुश्तरक लेने से बाय टेकिंग, या डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी, ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, या बाय टेकिंग कॉमन ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से अगेन ये कॉमन लेने वाला काम किया, फिर ये वाला रूल यूज़ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया और ये राइट हैंड साइड निकला ही हमारी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सपोज x, हमारे पास x इज़ एन इंटीजर, देन x इज़ ऑड। x ऑड है। ऑड क्या होता है, जुफ्त और ताक वाला पता होगा। ऑड वो होते हैं जो 3 पे तकसीम नहीं होती, यानी 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, 2 का मल्टीपल और उसमें ऑड नंबर ऐड कर दें, तो ये इनका जनरल फार्मूला है ऑड नंबर्स का, ये जहन में रखना है, ठीक है। ऑड ये होते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है 2k + 1, 2 का मल्टीपल और उसमें एक ऑड नंबर ऐड कर दें तो ये ऑड नंबर बनेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ 9x + 4 इज़ ऑड, यानी अगर ये ऑड है तो हमने साबित करना है कि x भी ऑड है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो चूंकि हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है x इज़ ऑड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज़ ऑड। तो x ऑड होने का क्या मतलब है कि x इस जनरल फार्मूले के बराबर होगा। x बराबर है ऑड नंबर का, यही फार्मूला होता है 2k + 1, तो x इसकी ऑड नंबर के बराबर। चूँकि x ऑड है तो x बराबर हो जाएगा 2k + 1, जनरल नंबर है, क्योंकि हमें नहीं पता x एक्चुअली है क्या, तो फार्मूला भी फिर जनरल हमने यूज़ किया 2k + 1। फिर और यहाँ पे एक और चीज़ का फ़र्क जो है वो नोट कर लें कि ऑड के लिए ये होता है और इवन के लिए सिर्फ 2k यानी 2 का मल्टीपल आ जाता है, जुफ्त नंबर का मल्टीपल। ऑड होगा तो जुफ्त नंबर का मल्टीपल प्लस ऑड नंबर, और इवन होगा तो सिर्फ जुफ्त नंबर का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद कंडीशन जिसको हमने प्रूव करना है कि वो भी एक ऑड नंबर है, वो कंडीशन क्या है, वो है 9x + 4। तो वो मैं लिखता हूँ 9x + 4। इसके अंदर मैं x की जगह, चूँकि x ऑड है तो उसकी वैल्यू पुट करता हूँ,
तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 ज़रब 2 18k जमा 9 ज़रब 1 9 जमा 4, तो 18k प्लस 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो अगेन चेक करें, मल्टीपल और इसके अंदर एक ऐड हो रहा है ऑड नंबर, बिल्कुल ये फार्मूला ऑड वाला, मल्टीपल और इसमें ऑड नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। इवन नंबर का मल्टीपल और एक ऑड नंबर ऐड हो गया, इवन नंबर का मल्टीपल और एक ऑड नंबर ऐड हो गया, तो ये भी अगेन क्या बन गया ऑड नंबर, ठीक है। अगेन देख लें, x को हमने ऑड कंसीडर किया, तो अगर x ऑड है तो वो इस फार्मूले के बराबर होगा। फिर जिसको हमने प्रूव करना है उसमें x की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो जो हमें आंसर आ गया वो भी ऑड नंबर वाला ही आ गया। तो यहां से साबित हुआ हेंस x इज ऑड इफ एंड ओनली इफ 9x प्लस 4 इज ऑड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में सपोज x इज एन इंटीजर, अब x इंटीजर है एक, इफ x इज ऑड देन 7x प्लस 5 इज इवन। अब यहाँ पे अगेन फ़र्क कर लें, ऑड के लिए फार्मूला होता है मल्टीपल जुफ्त नंबर का प्लस 1 या कोई ऑड नंबर, और ये जो इवन है, इवन के लिए सिर्फ मल्टीपल होगा, यानी मल्टीपल ये इवन है और इसमें अगर एक ऐड कर दें तो ये ऑड बन जाता है। ये फ़र्क है दोनों में, इवन नंबर और ऑड नंबर के फार्मूलाज में। तो 11 के अंदर सपोज x इज इंटीजर इफ x इज ऑड, अच्छा लेट x इज ऑड, अगर x ऑड है तो x किसके बराबर आएगा ऑड वाले फार्मूले के 2k प्लस 1। फिर इसको हमने प्रूव करना है कि ये इवन है, फिर इसमें x की वैल्यू पुट कर लें, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, x की जगह आ गया 2k प्लस 1 प्लस 5, 2 ज़रब 2 4, k जमा 2 ज़रब 1 2 जमा 5, अच्छा 5 यहाँ पे 7x प्लस 5 है 2, हाँ ये गलत लिख दिया हमने, अच्छा ठीक है। x हमने ऑड लेट किया तो x इसके बराबर आ गया, फिर हमने इसको प्रूव करना है कि ये इवन है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर लेंगे, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x की जगह आ जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 5, तो 7 2 से ज़रब होगा तो 14k जमा 7 ज़रब 1 7 जमा 5, तो ये बन जाएगा 14k जमा 7 8 9 10 11 12, तो ये 12। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है इजीली, तो ये 7 2 14 जमा और ये 6 2 12। अब देखें ये पूरे का पूरा नंबर किसका मल्टीपल आ गया, एक इवन नंबर का। तो जब इवन नंबर का मल्टीपल आता है तो ये जनरल फार्मूला भी इवन का देख लें, इवन नंबर का मल्टीपल वो हमेशा इवन होता है, तो ये भी पूरे का पूरा मल्टीपल आ गया इवन नंबर का, तो ये भी क्या आएगा एक इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि ये भी इवन नंबर का मल्टीपल है। वैसे भी आप देख लें 2 का मल्टीपल कोई भी ले लें, 2 ज़रब 1 2 2 ज़रब 2 4 2 ज़रब 3 6 2 ज़रब 4 8 2 ज़रब 5 10, कोई भी ले लें, 2 को किसी से भी ज़रब दें वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो ये भी 2 से ज़रब हो रहा है तो ये भी एक इवन नंबर बन जाएगा, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट 7x प्लस 5 इज इवन नंबर इफ x इज इवन नंबर। फिर 12 क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनको प्रूव करना है। ये अगेन उसी तरह के क्वेश्चन है, इफ x इज एन ओड इंटीजर देन शो दैट दिस इज ओड, और ओड के लिए हमें पता क्या फार्मूला। सबसे पहले मैं 12वां क्वेश्चन है लेट x इज ओड, अगर x ओड है तो ये बराबर आएगा 2k प्लस 1 के जो इसका जनरल फार्मूला है, देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ओड, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसमें मैं क्या करूँगा x की वैल्यू पुट कर दूंगा 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर, यानी इस x की जगह इसकी वैल्यू आ गई, फिर माइनस का साइन, फिर 4, फिर x की जगह उसकी वैल्यू 2k प्लस 1 प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये फार्मूला a जमा b का ओपन हो गया, a का स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab,
4 ज़रब होगा इनके साथ, तो 4 ज़रब 2 8 के, और 4 ज़रब 1 4, और ये आगे जमा 6। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर जमा 1 जमा 2 ज़रब 2 4 के माइनस 8 के माइनस 4 जमा 6, तो ये 4 के स्क्वायर इसी तरह आ गया। ये 4 की है और माइनस 8 की है, माइनस 8 में से 4 निकलेगा तो माइनस का 4 के, फिर ये 6 जमा का और 1 जमा का 7, 7 में से 4 निकलेंगे तो 3 जमा का 3 आ गया। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 4 ले लें, बाकी बचेगा 2 के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 3। तो इसको कोई नया नाम दे देते हैं इस पूरे को K1 का, 2 इंटू K1 प्लस 3। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये 2 का मल्टीपल और इसमें एक ओड नंबर ऐड हो रहा है, तो हमेशा एक ओड नंबर ही बनेगा। और यही हमने प्रूव करना था कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 भी एक ओड नंबर है। ठीक है, इस पूरे को कोई हमने नाम दे दिया K1 का, तो ये हमारे पास ओड नंबर वाला फार्मूला बन गया। मल्टीपल जुफ्त का, उसमें एक ओड नंबर ऐड होगा तो हमेशा ओड नंबर ही बनेगा। जैसे ये ऊपर था, ये देखें जुफ्त नंबर का मल्टीपल, उसमें एक ओड नंबर ऐड हो गया तो ये हमेशा ओड नंबर है जो मैं गिवन था। इसी x को हमने यूज़ करते हुए जब सिंप्लीफाई किया तो अगेन हमारे पास ओड नंबर वाला फार्मूला ही बन गया। ठीक है, तो उसके बाद बी बार इफ x इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट दिस इज इवन। अब हमारे पास लेट x इज इवन, अगर x इवन है तो x बराबर आ जाएगा 2k के, जो कि इवन का फार्मूला, और प्रूव हमने करना है इसको इवन नंबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इसको इवन प्रूव करना है, तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, बराबर x की जगह आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस फिर x की जगह 2k प्लस 4, तो ये 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर जमा 2 ज़रब 2 4k जमा 4, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 4 भी कॉमन ले लें फिर भी ठीक है, ये बाकी बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, तो ये अगेन सारे का सारा 2 का मल्टीपल आ गया। इस पूरे को कोई K1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ही है ना, तो जब 2k1, तो ये हमारे पास अगेन किसका फार्मूला आ गया, इवन नंबर का, तो ये एक इवन नंबर बनेगा। या अगर आपने 4 कॉमन लेना है यहाँ से तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस k प्लस 1, तो इसको फिर मैं लिखूँगा 4, इस पूरे को K1 का नाम दे लेते हैं, तो ये अगेन इवन नंबर का मल्टीपल है तो वो हमेशा इवन ही बनेगा। ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं आप, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव दैट इफ x इज अ इवन नंबर देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन किधर गया, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। अच्छा जी, अब ये हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये इसकी एग्जांपल आपकी बुक पर पेज नंबर 154 पे भी दी हुई है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इजीली आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या है जी, इसमें हमने प्रूव करना है, 13 है प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ये लॉ हमने प्रूव करना है जो कि गाल्बन हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ बनता है, जो हम पहले करते भी रहे हैं इसको यूनियन और इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव हमने क्या करना है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में से एक एलिमेंट लूँगा। इस पूरे सेट में से फ़र्ज़ करें मैंने x ले लिया, और मैं आगे यहाँ पे मेंशन भी करूँगा कि x का ताल्लुक़ किसके साथ है, इस A इंटरसेक्शन B, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है उसमें से मैंने x ले लिया। इसका ये मतलब है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
तो जब एक नंबर किसी कंप्लीमेंट सेट से बिलोंग करता है तो वो उसके उस ओरिजिनल सेट के अंदर मौजूद नहीं होता। अगेन समझें कि जब एक एलिमेंट जैसे x है, ये जब किसी कंप्लीमेंट सेट से ताल्लुक़ रखता है तो ये उसके ओरिजिनल सेट में मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। फिर जब x का ताल्लुक़ इन दोनों से नहीं है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से नहीं है, तो फिर क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका मतलब है x या तो इसमें मौजूद है या इसमें मौजूद नहीं है या इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए ये इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है। इसका यही मतलब है ना कि x का ताल्लुक इनके इंटरसेक्शन से नहीं है। तो इंटरसेक्शन से ताल्लुक ना होने का क्या मतलब है कि ये एट अ टाइम दोनों में मौजूद नहीं है। या तो ये a में मौजूद नहीं होगा, अगर a में है तो फिर ये b में मौजूद नहीं होगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे या तो x a में मौजूद नहीं है या फिर x जो है वो b में मौजूद नहीं है। तो जब x का ताल्लुक एक सेट से नहीं है तो फिर उसका ताल्लुक किससे होगा, उसके कंप्लीमेंट में से। जैसे ये हमने शुरू में रूल यूज़ किया ना कि अगर किसी एलिमेंट का ताल्लुक कंप्लीमेंट सेट से है तो उसका ताल्लुक फिर ओरिजिनल सेट से नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट का सेट एक सेट से है, ताल्लुक एक सेट से नहीं है तो फिर उसके कंप्लीमेंट्स में होगा। यानी अगर एक एलिमेंट कंप्लीमेंट सेट से ताल्लुक रखता है तो वो फिर ओरिजिनल सेट में नहीं होगा, या फिर अगर एक एलिमेंट ओरिजिनल सेट से ताल्लुक़ रखता है तो वो कंप्लीमेंट में नहीं होगा। इसी तरह इनका उलट है। तो अगर कंप्लीमेंट में है तो ओरिजिनल में नहीं होगा, अगर ओरिजिनल में नहीं है तो फिर कंप्लीमेंट में होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर x का ताल्लुक b कंप्लीमेंट से नहीं है तो इसका मतलब है x किससे b से नहीं है तो x का ताल्लुक b कंप्लीमेंट में से होगा। अब इन दोनों को देखिए, अगर गौर करें यहाँ पे, ठीक है, तो और का नंबर है, यानी या तो x a कंप्लीमेंट में मौजूद है या x b कंप्लीमेंट में मौजूद है, तो फिर x इन दोनों के यूनियन से भी ताल्लुक़ रखेगा, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। क्योंकि यूनियन में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो या तो a कंप्लीमेंट में मौजूद होंगे या b कंप्लीमेंट में मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऊपर हमने मेंशन किया हुआ स्टेप बाय स्टेप, x का ताल्लुक या तो a कंप्लीमेंट से है या b कंप्लीमेंट से है। तो चाहे x इसमें है चाहे x इसमें है, दोनों में से किसी में भी है, यूनियन में तो आएगा ना, क्योंकि यूनियन में हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से हमने एलिमेंट उठाया और वो इसमें चला गया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये राइट हैंड साइड पे आ गया। तो इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b का जो कंप्लीमेंट है वो सबसेट है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। इसका ये मतलब है, यानी यहाँ से मैंने एलिमेंट लिया और उसको प्रूव करते करते ये प्रूव कर दिया कि वो इसमें भी मौजूद है। तो जो ओरिजिनल सेट है वो सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। फिर अब हमने उलट चलना है। अब हमने यहाँ से एलिमेंट लेना है, इसका मैं साइन चेंज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से एलिमेंट लेना है और उसको प्रूव करना है कि वो इससे ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, नाउ लेट, अब मैं एलिमेंट को यहाँ पे x मैंने फर्ज किया था, y ले लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट से ताल्लुक़ रखने का क्या मतलब है, क्या मतलब हो सकता है इसका। यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेते हैं जो a कंप्लीमेंट में भी होंगे, जो b में भी होंगे या जो दोनों में होंगे। ठीक है, तो ये बनेगा, इसका मतलब है y जो है वो या तो a कंप्लीमेंट में होगा या फिर y जो है वो b कंप्लीमेंट में होगा। ठीक है, यूनियन में है ना, तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, वो चाहे a से ताल्लुक़ रखें चाहे b से। तो y या तो a से ताल्लुक़ रख रहा है या b से रख रहा है, या दोनों से भी रख सकता है। तो अगर y का ताल्लुक़ a कंप्लीमेंट से है, इसका मतलब है कि y का ताल्लुक़ a से नहीं होगा और y का ताल्लुक़ b से नहीं होगा। तो जब y का a से ताल्लुक़ नहीं है और y का b से ताल्लुक़ नहीं है, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ है, y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट।
अच्छा, एंड आएगा यहाँ पे, एंड क्योंकि यूनियन के अंदर हम या तो ए के एलिमेंट लिखते हैं या बी के लिखते हैं। अगर वाई ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसको ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेज कर लें। अच्छा, वाई y belongs to A complement and y belongs to B complement। क्योंकि A जब भी यूनियन की बात आती है तो तब हम क्या करते हैं, या तो एलिमेंट A कंप्लीमेंट में होगा, पहले सेट में होगा, या दूसरे में होगा, या दोनों में होगा। दोनों में हो तब भी हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, इसलिए एंड आ सकता है यहाँ पे। तो अगर y का ताल्लुक A से है तो इसका ताल्लुक A कंप्लीमेंट से है तो A से नहीं होगा। इसी तरह अगर y का ताल्लुक B कंप्लीमेंट से है तो इसका ताल्लुक B से नहीं होगा। तो जब y का ताल्लुक ना A से है और ना B से है तो फिर इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक A इंटरसेक्शन B से भी नहीं होगा। यहाँ पे और ही आएगा, ठीक है। और y का A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट से ताल्लुक है, इसका मतलब है या तो y A में है या B में है, क्योंकि यूनियन में हम सारे लिख लेते हैं। तो या तो y A कंप्लीमेंट में है या B में है। एंड भी आ सकता है, एंड वाली ऑप्शन जो मैंने लिखी थी वो भी ठीक है, ठीक है। तो या तो y A में नहीं है या y B में नहीं है। तो अगर y किसी एक में नहीं है तो कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है। तो अगर y A में भी होता, B में भी होता, तो फिर हम कॉमन में लेते, लेकिन ना तो ये A में है और ना ही B में है। तो इसका मतलब है कि ये इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है। और अगर ये इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब है फिर ये कहाँ पे है, इसके कंप्लीमेंट में, इस सेट। अगर y का ताल्लुक A इंटरसेक्शन B से नहीं है तो इसका ताल्लुक फिर A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट से होगा, जो कि हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सो हमने x लिया राइट साइड से और प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड है वो सबसेट है लेफ्ट साइड का, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड का सबसेट है और राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो इसका मतलब है दोनों फिर एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। जब पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा और दूसरा पहले का सबसेट होगा, देन फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों फिर बराबर हो जाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ भी ये चीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ तो y का ए कंप्लीमेंट से ताल्लुक है, यहाँ बी से, यहाँ बी कंप्लीमेंट से, या दोनों से। y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, ये तीनों केस के अंदर। और y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ तो इसका ताल्लुक ए से है, या ए कंप्लीमेंट से, या बी कंप्लीमेंट से, या दोनों से है, ठीक है। तो अगर ए कंप्लीमेंट से है तो ए में नहीं होगा, बी कंप्लीमेंट से है तो बी में नहीं होगा। अगर ए कंप्लीमेंट से है तो ए में नहीं होगा और बी कंप्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा। सो चारों केसेस में अगर ए में नहीं है तो फिर भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, बी में नहीं है तो फिर भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, अगेन ए में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, बी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो ये केस हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस 2-4 दफ़ा करें तो आपको समझ आ जाएगी। इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड, अब ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ से ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो ये है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर एज एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम इनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों तरफ। अगर नेगेटिव होते फिर नहीं ले सकते थे, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स लेस देन वाई, जो कि हमने प्रूव करना था एक्स लेस देन वाई। अगर ये नेगेटिव होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का
स्क्वायर रूट लेने से ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते थे। अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।